बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की जो स्टोरीज हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आमदन से ज़ायद सासाजात केस में तलब किया था, ताहम वो पेश नहीं हुए और इस हवाले से उन्होंने नैब में तफसीली जवाब भी जमा करवा दिया था, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी जो उम्र है वो 69 साल है, वो कैंसर के भी मरीज हैं, जिसकी वजह से वो नैब के ऑफिस में पेश नहीं हो सकते। उसके बाद नैब की जो थी नैब वहां उनके घर मॉडल टाउन में पहुंची, पुलिस की भारी नफरी उनके साथ मौजूद थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए वहां पर छापा मारा गया, लेकिन शहबाज शरीफ वहां पर मौजूद नहीं थे। इस पर हम आज बात करेंगे और शहबाज शरीफ के बारे में सज्जाद मीर साहब की राय लेंगे कि नैब उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाएगी। उसके अलावा आज की जो स्टोरी है वो है कि जो बजट है, बजट की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा जो बजट है वो 12 जून को पेश करेगी। साल 2020-21 का विफाकी बजट जो है वो 7,600 अरब रुपए से जायद होगा। दिफाई बजट में 10% से जायद इसमें इजाफे का इम्कान है और उसके लिए 1,400 अरब रुपए मुख्तिस किए जाएंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम स्टोरीज शामिल करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज नैब ने तो बहुत बड़ा काम किया, कैसे देखते हैं शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर पाएंगे? असल में देखें जी, ये तो बात पहले ही आ रही थी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाना है और नाम आ रहे थे कि शायद खान अब्बासी और एहसन इकबाल या एक दो अल्ताना सनाउल्लाह वगैरह, इनको भी गिरफ्तारी का इम्कान है जी। ये खबरें पहले दी जा रही थी, कुछ हुकूमत के वजीर इस बड़े जोर शोर से इस बात को कर रहे थे कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। शेख रशीद तो अपनी लगाते रहते हैं, वो लगा रहे थे कि बस वो गलती से आ गए पाकिस्तान में, किसी से अंडरस्टैंडिंग करके गोया आए थे, वो अंडरस्टैंडिंग चल नहीं रही, उनको ट्रैप कर लिया गया, फंसा लिया गया है, अब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह की फजा का पैदा करना जो है, मेरे ख्याल में ये किसी लिहाज से भी बेहतर नहीं हुआ करता। कभी कभी हम शुरू कर देते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उनका कोई आदमी छोड़ेंगे नहीं, जरदारी को पकड़ लेंगे, बिलावल को पकड़ लेंगे, जो भी सामने आता है उसको हम पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, और कोशिश भी करते हैं, फिर उधर हाथ ढीला करते हैं, फिर इस तरफ शुरू कर देते हैं। यहाँ भी ये करते हैं कि कभी हम शहबाज शरीफ के खानदान के पीछे पड़ जाते हैं, कभी नवाज शरीफ के खानदान के पीछे पड़ जाते हैं। ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ये बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियासतदान भी अब इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए, वो भी जो काम उन्हें लेना होता है वो लेते हैं और जो काम उन्हें देना होता है वो देते हैं। मसलन वो जो तरमीम आनी थी, आईनी तरमीम, जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का मामला था, वो सब ने बड़े आराम से पास कर दी और नून लीग ने बड़े सीधी तरीके से कहा जी हम साथ हैं, कोई मसला नहीं। अब होता ये है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को या मुस्लिम लीग के लीडरों को, इसका मतलब ये है कि हुकूमत को इस बात का डर है कि ये लोग जो हैं वो अल्टरनेटिव क़यादत पेश कर सकते हैं जी। वजीर आजम हो सकते हैं खान अब्बासी, वजीर आजम हो सकते हैं शहबाज शरीफ, लेकिन शर्त यह है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हो। और तासुर यह था कि शहबाज शरीफ के ताल्लुकात बेहतर हैं, ठीक हैं, वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकते हैं। फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई का तासुर था वो नवाज शरीफ का था, वो खामोश बैठे हुए हैं और उनकी जगह आपने होस्टेज बना के कह लीजिएगा मरीम नवाज को अगर पाकिस्तान में रखा हुआ तो वो भी नहीं बोल रही, वो भी हिकमत अमली के तहत। देखिए नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गए, एग्रीमेंट के साथ गए, सऊदी अरब गए, लोगों ने कहा कैरियर खत्म हो गया, वापस आए तो लोग वैसे साथ थे। तो ये जो सूरत हाल पैदा होती है, इस वक्त नवाज शरीफ वहां खामोश बैठे हुए हैं और ये कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पार्टी इस वक्त नवाज शरीफ है। इसमें आके जो शहबाज शरीफ ने रोल अदा करना था, उसके रास्ते में कई रोड़े अटकाए गए, कई काम किए जा रहा है। और खासतौर पर कोरोना के आने के बाद कहा जाता है कि इमरान का जो एक टेन्योर है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब बजट भी आ रहा है, बजट आसान नहीं है, कोरोना की वजह से बड़ा प्रॉब्लम है। जो अदाद शुमार आए हैं वो अदाद शुमार बड़े खतरनाक है। वो बताते हैं कि ये जो हमें हमारी ग्रोथ हो रही थी 5.8% और जिसे इस साल 7% होना था, वो टारगेटेड 3 पॉइंट कुछ थी पिछले साल और वो माइनस पे चली गई है। यानी हमारी इकॉनमी सुकड़ रही है जी। ये पहला मौका है कि हर साल नवाज शरीफ के जमाने में हमारी जीडीपी बढ़ती थी
ये अभी डिफेंस बजट की बात होगी तो उसमें देखिएगा कि जब नवाज शरीफ आए तो हमारी जीडीपी, हमारा जो जीडीपी का जो रेशियो था, हम टैक्स लेते थे 2000 डॉलर का टैक्स हमारा आता था, 2000 बिलियन का टैक्स आता था। उसमें से अगर हम 5500 दे देते थे डिफेंस के लिए तो उतना ही परसेंट था जी। वो टैक्स 4000 हो गया। अब उसमें अगर 1100 देते हैं तो उतना ही है, यानी कि जीडीपी के रेशियो के लिहाज से हमने डिफेंस का अपना बजट ज्यादा बढ़ाया नहीं था। पिछले साल इनका डिफेंस जो हमारा जीडीपी था वो तो कम हुआ और हमें डिफेंस का, हमने कहा कि डिफेंस में हम इंक्रीज नहीं कर रहे, 1100 किया, तो नतीजा क्या निकला? हमें जरूरत है, बिल्कुल हमें कश्मीर में जरूरत है, हमें मुल्क की सिक्योरिटी में जरूरत है, बहुत से मामला तक पैसे बढ़ाने की जरूरत है, वो हमने नहीं बढ़ाए। अब कहते हैं कि इस साल शायद 1400 अरब का जो बजट है वो दफा का बजट होगा। कम बजट है ये भी, लेकिन ये बजट इतना होने का मतलब ये है कि आप रेवेन्यू तो बढ़ा नहीं रहे जी। वो तो 4000 पे खड़ा है और आप डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे, सियासतदान तकरीरें करेंगे, सारा दफा में चला गया, सारा हमारी, अब कहते हैं जी हम कर्जे डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं, पुरानों ने लिए हुए, लेकिन जब एनालिसिस किया जाता है तो मालूम होता है कि पुरानों ने जितने कर्जे लिए हैं ये हम उससे कहीं ज्यादा कर्जे ले रहे हैं। बिल्कुल। और वो जो कर्जे ले रहे हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं ये पता नहीं, उतना कर्जा अदा नहीं कर पा रहे। तो ये सारी सूरत हाल जो है कि बजट अभी 12 तारीख को आपने पेश करना है, चंद दिन रह गए उस बजट को पेश होने में, और उतने अरसे में आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। लीडर ऑफ द अपोजिशन वहां से निकले हैं, उन्होंने आपने घेरा हमारे टाउन में, वो कहते हैं कि ये अब जाती उमरा पे जाके उनको तलाश करेंगे कि वहां होंगे। जी जी। अच्छा, ये सारा कुछ कर रहे हैं वो इसलिए कि उन्होंने आज हाई कोर्ट में अपील भी की हुई है। मैं ये कहता हूं कि नैब जो है इम्तहान असल में हमारे जुडिशल सिस्टम का है, हमारी अदलिया का है। अदलिया अभी बहुत मोहतात अंदाज में इस पे हाथ डाल रही है, वो बहुत सी चीजों पर कमेंट्स कर रही है कि नैब के ये कवानीन ठीक नहीं है, नैब की ये आदतें ठीक नहीं है, नैब का ये रवैया, ये चलन, ये असलूब ठीक नहीं है, ये कह रही है, लेकिन बड़ा हाथ नहीं डाल रही। सुप्रीम कोर्ट को तो ये इख्तियार हासिल है कि वो आयन की किसी शिक को मुअत्तल भी करना चाहे तो मुअत्तल कर सकता है, ये तो कानून है। बिल्कुल। और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जब मालूम हो जाएगा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए सब कुछ किया जाता है, तो फिर इस बात का इम्कान है कि आला अदलिया जो है ना इसमें कुछ ना कुछ दखल अंदाजी करे। इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी हालात की खराबी की वजह से खामोश है। बजट का पास होना अगर यकतरफा हुआ तो कोई बजट नहीं होगा। सही। अगर आप देखिए आपको कितना बड़ा रिलीफ मिला है पेट्रोल की कीमतों की वजह से। एक तरफ तो रिलीफ है, कीमतें कम हुई हैं जी, दूसरी तरफ आपका बजट इसलिए कम हो गया कि आपका तेल इस्तेमाल नहीं हो रहा, ना आप बिजली पैदा कर रहे हैं, ना कारखाने चला रहे हैं, ना रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं, ना मशीनरी मंगवा रहे हैं, और कह रहे हैं जी हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फर्क बहुत कम रह गया, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही, डॉलर की कीमत आपने कम कर दी फिर बढ़ नहीं पा रही। आपको 100 चैलेंज है, टिड्डी दिल का मुकाबला नहीं आप कर सकते। लोकस जो है वो आसमानों पे हमारी घूम रही हैं, कई अजला के जो है वो इसकी जद में आए हुए हैं, आम की फसलें खराब हो रही हैं, कपास के खेत उजड़ रहे हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल में एक जमकर डटकर मुकाबला करने की जरूरत है, और ये हुकूमत जो है ये लगी हुई है, छोड़ेंगे नहीं जी, छोड़ेंगे नहीं। वजीर आजम कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐसे सबूत है कि बच नहीं सकते। अगर वो कह रहे हैं कि बच नहीं सकते, वो भी कह रहे हैं, फिर कहाँ की नैब, कहाँ के इदारे? सही। अच्छा सर, ये बताएं कि जो बजट 12 जून को हुकूमत पेश कर रही है, तो लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए अचानक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का ये जो ड्रामा रचाया गया है। बजट से असल में बहुत सी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी हमारी। IMF का कितना असरात है वो एक्सपोज हो जाएंगे, हमारे पास कितने वसाइल हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, हम कहाँ कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं वो। स्टेट बैंक से अदाद शुमार दिए हैं जिनसे मालूम होता है कि हमारे यहाँ बहुत से इदारे बैंकरप्ट हो सकते हैं जी, जिनसे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ गुर्बत बढ़ सकती है। गैलप का एक सर्वे आया है जो बताता है कि 1 करोड़ 67 लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी कई फर्में जो हैं वो मुश्किलात में पड़ जाएंगी, जिसका मतलब है कि हमारी मईशत बैठ जाएगी। ऐसी सूरत में जबकि हमारे सरकारी अंदाज़-ओ-शुमार बताते हैं कि हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं है जी, आप अगर कोई एफर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह नहीं हो सकता। आप मार्केटें खोती हैं, कहते हैं मेरा तो पहले ख्याल था कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना? अब आप कहते हैं अब अवाम जो है अपनी हिफाजत खुद करे, मतलब
असी कुछ नहीं करना, जो कुछ करना तुझे खुद कर लो। इन हालात में जब आप करते हैं, वो शहबाज शरीफ ने यही कहा जी मैं इस उम्र का आदमी हूँ। देखिए वो इतनी एहतियात कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के इजलास में नहीं गए। उन्हें कहा मैं कैंसर का सर्वाइवर हूँ, पेशेंट रहा हूँ, उससे बचा हुआ हूँ, मुझ पर ज्यादा असर कर सकता है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नैब के लोगों में भी कोरोना के मरीज मौजूद है। उन्होंने कहा ये हम सफाई कर दी, धुलाई कर दी, बैठा लेंगे। अब भाई वो कहता है कि मुझसे स्काइप पे ले लो। तो सर स्काइप पे इन्होंने बयान लेने में, इनसे ये तफसीली गुफ्तगू करने में क्या मसला है कि ये चाहते हैं कि जस्ट पेश हो? सुप्रीम कोर्ट तो कराची की कार्रवाई जो है, किसी की गवाही देनी हो तो कराची में बैठा के ले लेती है, कोर्टे में बैठा के ले लेती है, फैसले भी कर देती है, वकीलों के दलाइल भी सुन लेती है। और आप हैं, आप कहते हैं कि नहीं तो हम तो आमने सामने बैठेंगे और बात करेंगे, बीच में हम दीवार खड़ी कर देंगे, शीशे की दीवार समाना, आमने सामने तुम, आमने सामने हम, और नजरों से नजरों का बंधन, जिस्म से जिस्म जुदा, वो मशहूर शेर है मजीद अमजद का। तो ये आप वो कहानी पैदा करना चाहते हैं जी। शीशे की दीवार जमाना जो है वो दरमियान में हायल करना चाहते हैं। भाई आप अगर कुछ, वो कहते हैं ये असास, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कोई शरीफ फैमिली का तरफदार नहीं हूं, लेकिन उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो कॉर्पोरेट सेक्टर में ना होता हो। भाई इस सेक्टर की हालत तो ये है कि इस सेक्टर में अगर आप शुगर के सारे लोगों के कारखाने हैं, कोई है जो आपकी ट्रेडिंग कारपोरेशन से जो पैसे जो इन्होंने आपने एक्सपोर्ट किए होती हैं शुगर, उसके पैसे लेने के लिए उनको रिश्वत ना देते हो। मैंने एक शुगर माफिया के एक बंदे ने कहा, उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं कि हम कुछ ना करें? आज ही जो हमारे हुक्मरान उस वक्त शहबाज शरीफ थे, ये 25 लाख रुपए दे के आए। सही। तो ये सारे जो एक सिस्टम होता है जिसे कॉर्पोरेट कल्चर कहते हैं, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान में जितनी है, उसमें जो ऊंच नीच वगैरह होती है, आपने टैक्सेसिंग सिस्टम ऐसा बनाया है जो सत्यानाश किया हुआ है, आपने अपना पूरा निजाम ऐसा बनाया हुआ है जो आप डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो इस सिस्टम के अंदर जो खराबी होती है कॉर्पोरेट सिस्टम के अंदर, मैं उसे सिस्टम की खराबी कहता हूँ, अफराद की खराबी नहीं कहता। ये जहांगीर तरीन पे अब इल्जाम लग रहे हैं, मेरे लिहाज से वो भी एक डिसेंट आदमी है, एक साफ सुथरा कारोबारी आदमी है, लेकिन इस कारोबार में आके ये काम नहीं करेगा तो मिल कैसे चलाएगा अपनी? और जिसका जितना बड़ा कारोबार होगा, हाँ वो कहते हैं कि आपकी तो एक फैक्ट्री थी, ये आपकी फैक्ट्रियां 50 कैसे बन गई? भाई जब बन रही थी तब देखते कि पैसे कहां से आए जी, किस बैंक से आए, कर्जा लिया किसने दिया, कहां से दिया। सीबीआर आपका मौजूद है, एफबीआर आपका मौजूद है, आपने क्यों स्टडी नहीं की? आप जिस कानून के तहत, जिस रवैये के तहत कोई आदमी काम कर रहा है, मैं उसको करप्ट नहीं कहता। वो हमारे यहाँ ये होता है कि शाह अब्दुल अजीज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फतवा दिया था कि हिंदुस्तान दारुल हरब है। दारुल हरब के फतवे को कि ये दारुल ईमान नहीं दारुल हरब है, उस फतवे का मतलब ये लिया जाता है कि यहाँ सूद जो है उस तरह हराम नहीं है जिस तरह दारुल ईमान में हराम होता है। चुनाचे बहुत से लोग जो सूद के हवाले से कुछ, वसन मौलाना अशरफ अली थानवी का एक फतवा है जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रेजुटी वगैरह लेना जायज है कि नाजायज है। उन्होंने कहा जी हुकूमत अपनी रियाया के साथ कारोबार नहीं कर सकती। तो बहुत सारी चीजें होती है, बदल जाती हैं पूरा निजाम। आपने अगर सिस्टम ही एवर रखा हुआ है जिस सिस्टम में कुछ चीज चल नहीं सकती, तो फिर आप कैसे आप कोई एक टके का काम कर, वो मलक रियाज कहता है तू कारोबार किया कि उन्हें दौलत कैसे हो गई? उन्हें कारोबार कर, उन्हें किया कभी? उन्हें कहा कि वो क्या कैसे? उन्हें क्या भी पैसे के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते आप। जहां एक आदमी खुल के कहता है, कोर्ट में कहता है, चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाता है, मैं उसको इतना लाइक नहीं करता, लेकिन उस जो कहता है तो उसको चैलेंज तो करो। वो ना नैब उस पर हाथ डालती, ना कोई और डालता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में इंटरव्यून करके एक खाद रकम तय करता है कि वो अदा करेगा। कैसे सिस्टम चला रहे हैं आप? अपनी मर्जी से चला रहे हैं जी। ये जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने नैब को बना रखा है और उस इदारे को चला रहे हैं, ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए हुए इदारे जो है कभी इंसाफ डिलीवर नहीं कर सकते। और मैं उस बात के इंतजार में हूं कि कब हमारी अदालत उज़्मा जो है वो हरकत में आती है और काम दिखाती है। सर इस हवाले से एहसन इकबाल का भी बयान सामने आया, वो कहते हैं कि जो नैब है हुकूमत का खिलौना बनी हुई है इस टाइम, और सिर्फ फोकस किया हुआ उन्होंने ओपोजिशन की गिरफ्तारी पर। भाई आप रेपुटेशन रही कोई नहीं, उनके चेयरमैन की रेपुटेशन तो उस वीडियो से खराब हो गई थी जो एक तरह जारी हुई थी, टीवी पे जारी हो गई थी, उससे खराब हो गई थी। हमारे यहाँ करप्शन सिर्फ गिनी जाती है जो माली करप्शन है, माली करप्शन। और मैं ये कहा करता हूँ कि इस्लाम में
माली करप्शन, आप चोर की सजा हाथ काटना है और बहुत सी सजाएं हैं, लेकिन जो बड़ी करप्शन है उसकी सजा कुछ और है, जिसकी सजा संसार है, ऐसे नहीं दी गई। जो आदमी करप्शन के उस लेवल पर बदवानी में पहुंचा होगा और वो जिंदगी गुजार रहा होगा, प्ले बॉय की जिंदगी गुजार रहा होगा, उससे आप इंसाफ की तवक्को करते हैं। सर उस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं, असली थी कि जाली थी? कौन सी? वो जो लीक हुई थी वीडियो। ओ, खालिस असली थी। अच्छा। हाँ, वो ये सारे लोग, मैं इनको पुराना जानता हूँ, मैं तो खैर मेरी उनसे मुलाकात एक ही है। राणा भगवान दास जब कराची आया करते थे, हमारे एक दोस्त उनको खाने में बुलाते थे डिफेंस क्लब में, तो सिर्फ 2 जर्नलिस्ट होते थे उसमें, वो 6-7 लोग और होते थे, महमूद शाम और मैं। वहाँ राणा भगवान दास के साथ एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा जज भी, ये जावेद इकबाल भी थे। मुझे इसलिए याद है कि इनकी ये पट्टी सफेद सी बालों वाली है जो अब स्याह होना शुरू हो गई है। अच्छा। वो उस वक्त भी ऐसी थी। तो मेरा ख्याल में हमें सारे सिस्टम को रिवाइज करना, रिविजिट करना चाहिए। लोगों का एतबार, जावेद इकबाल का नाम जो है नैब नहीं है, उसका नाम जो है ना, वो एक हमारे इंसाफ के निज़ाम के तौर पर लिया जाता है। और जब इंसाफ के निज़ाम पे लिया जाता है तो आला अदलियों को इसके बारे में कुछ इंटरव्यू भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए, देखना चाहिए कैसे इसको। सर आखिरी सवाल है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से। सर जब उनकी गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस की नफरी है, उनके कारकुनान वहां पर पहुंचे मॉडल टाउन एच ब्लॉक में, तो वहां पे काफी हद तक हमने देखा गया हुकूमत कहती है कि SOPs पर अमल करे कोरोना के हवाले से, और बड़ा लोगों को इसका राग भी अलाप रहे हैं कि कोरोना है कोरोना है। वहां पे देखा गया कि कुछ ऐसा SOPs पर अमल दरामद नहीं किया गया, लोगों ने मास्क नहीं पहने थे और एक दूसरे के बिल्कुल साथ, और ये सारा मामला आप क्या समझते हैं कि हुकूमत चाहती ही नहीं है कि SOPs पर अमल हो, या ये हुकूमत के लिए SOPs पर अमल करना नहीं है, जस्ट ये लोगों के लिए है? आप क्या ख्याल है कि अब पुलिस आ रही है, वो 6-6 फुट के फासले पर मास्क पहने सर सब वो जब जानते हैं कि ये वहां पे हालात होने वाले हैं। बात ये है कि कोई चीज कानूनी है ही नहीं, जो कुछ कर रहे हैं हबड़ दबड़ में कर रहे हैं। देखिए सुकरात इसलिए था कि उसने जहर का प्याला पिया, और जब उससे कहा कि रात की तारीकी में हम भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उससे इनकार कर दिया। और मैं कहता हूँ यही सुकरातियत है, वरना सब बुकरातियत है। यानी कि रियासत के कवानीन का एहतराम करना, मानना, यही वो तरीका है जो सुकरात ने हमें सिखाया था। मसला ये है कि यहाँ आप जहर का प्याला क्यों पिए? रियासत के वजूद को अगर कोई एक रियासत के कवानीन के तहत चल रहा हो तो फिर आप करें ना जी। यहाँ तो हर चीज जो है अलर्ट अप हो रही है, और आप जो चाहते हैं करते हैं, आप जो चाहते हैं बोलते हैं। आप काबीना का हर आदमी एक नया राग लाभ देता है। आधे वो लोग हैं जो इलेक्टेड ही नहीं है, जो इलेक्टेड हैं वो भी कोई बात करते हैं तो उल्टी सीधी बात कर देते हैं। आप कहते हैं जी नवाज शरीफ का वो टेस्ट है वो जारी थे, पर क्या कहना चाहते हैं आप? इसका मतलब है कि स्टेट की कहीं रिट मौजूद ही नहीं है। जब नहीं है तो फिर दूसरे भी नहीं मानते। वो कहते हैं जब नैब को कानून के मुताबिक चलना नहीं है, बुलाना उसने हमें एक केस में है, क्या नाम, साहिबान के केस, क्या वो आशियाना केस में, वो पकड़ना पानी में है, पानी में है। उसकी ना कोई कानून था वो जिसके तहत पकड़ा आपने? ये पकड़ने का तो लिखा नहीं हुआ, और वो अड़ जाता है। अदालतों से उसकी बेल नहीं हो सकती, कानून आपने ये बना दिया हुआ है। पहले तो वो कानून ही चैलेंज होना चाहिए, उसको हम चैलेंज नहीं करते और लगे हुए। मैं कहता हूँ सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट इस मसले को हल करे कि 90 दिन आप रखे हुए हैं, 20 शिरोनामा रखे हुए, 80 दिन से ऊपर हो गए, क्यों रखे हुए भैया आपने जी? क्या वजह है उसकी, क्या कहानी है? 90 दिन के बाद आप वो हाई कोर्ट में जाएंगे बेल के लिए, वहां 2-4 सख्त सवाल होंगे, उनकी बेल हो जाएगी। तो ये तो कोई एक तरीका नहीं है। ये इंसाफ की धज्जियां आप खुद उधेड़ते हैं और फिर तवक्को करते हैं कि हम आगे इंसाफ के परचम को लेके आगे बढ़ेंगे, ये हो नहीं सकता। सर यहाँ ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से आने के बाद हम तफसीली बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा जो बजट है वो 12 जून को पेश कर रही है, और इसकी ये जो बजट होगा वो है 7,600 अरब का। ये तमाम इस पर तफसीली बात करेंगे सज्जाद मीर साहब से, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर, बजट के हवाले से बताइएगा कि दिफाई बजट में 10% से जायद जो है इजाफे का इम्कान है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी अभी अर्ज किया कि बजट में इजाफा नागुज़ीर है। दफाई बजट में आप शुमाली वजीरिस्तान से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं और मसाइल से शिकार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको इंडिया तंग किए हुए, उससे आप निपट रहे हैं। और अब सूरत हाल जो है वो बॉर्डर पर और भी कशीदा हो गई है जब चीन ने आगे बढ़कर एक सूरत हाल दिखाई है। सी पैक इनको इतना खटक रहा है कि इन्होंने जो हमारा सारा इलाका जिससे सी पैक गुजरता है, गिलगित बल्तिस्तान का, जिसको दुनिया मुतनाज़ मानती थी, अब अमेरिका समेत उसके बारे में एतराज़ात आने लगे हैं। हमने भाषा डैम बनाना है, भाषा डैम का कुछ हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में आता है। अच्छा। हमने इस पर ये शुरू कर दिया कि ये तो मुतनाज़ इलाका है, इस पर पैसे नहीं दिए जाएंगे, जिसमें मैं कहता हूँ कि भाषा डैम बनेगा तो चीन के पैसे से बनेगा और दुनिया का कोई मुल्क जो ना आपको पैसा नहीं देगा। अच्छा, ऐसी सूरत में चीन की पेशरफ्त लद्दाख में जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम पे लद्दाख में चीन, और चीन ने ऐसी पिटाई की है, इंडिया की ऐसी पिटाई की है कि मजा आ गया है। अच्छा, अब ये कहते हुए अजीब गरीब लग रहा है और लग रहा है कि जैसे मैं बहुत कैलेस हो रहा हूँ, जैसे मैं मजाक लगा हुआ हूँ, लेकिन सूरत सचमुच ये है। डंडों से मारा पकड़ के उन्हें, हिंदुस्तान सिपाहियों को, वहां आके बैठ गए। सियाचिन सामने है, वो सियाचिन से हमने एक बेवकूफी में इन्होंने एक्सपोज कर दिया था हमें, मुशर्रफ ने, और हमें हमारे वो लश्करी भिजवाए थे बेचारे जिनके पीछे लॉजिस्टिक नहीं थी। हम ओन ही नहीं करते थे कि हमारी फौज बैठी हुई है। हम ये बता ही नहीं सकते थे कि हम उनको रसद पहुंचाने के लिए कि क्या रास्ता इख्तियार करें, क्या करें, क्यों। हमने गोया वहां 21 दिन से ज्यादा आर्मी रह नहीं सकता। वो हाइट जो है 14,000 फुट से ऊपर की, वो बेचारे कई दिन रहे। और उन्होंने जिस तरह फाइट किया है, तारीख का हिस्सा है। वो तो बाद में मालूम हुआ कि हमारी लाइटर इन्फेंट्री जो नॉर्दर्न की है वो हमने भेज दी थी और उनको हमने लॉजिस्टिक प्रोवाइड नहीं की। एयरफोर्स तक को पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि उसके बावजूद ही हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम उस रास्ते से काट देते हैं और वो लद्दाख के ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो हमारा से लगा हुआ है। हम अपने चाहता है गिलगित तो बल्तिस्तान की तरफ बढ़े, वो बढ़ नहीं सकता। हमारे लिए कश्मीर जो है वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहां से पानी भी आता है हमारा, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिकली ये हमारा बहुत एक नाजुक हिस्सा है। शाराय कार्यक्रम जो आती है वो सारे उसी इलाके से होके आती है। बहुत से काम वहीं हो रहे हैं, चीन की मदद से वहां हो रहा है, जिसपे अमेरिका तक चीख रहा है, कर रहा है, और हमारे लिए उसके बनना भी नागुज़ीर है। दफाई अखराजात हमारे अब ज़ाहिर है इस वजह से बढ़ गए। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि पहले अखराजात जो थे, जब हम 2000 बिलियन साल का टैक्स इकट्ठा करते थे तो हम जीडीपी का अपना 5,500 जो है वो डिफेंस को देते थे। फिर जब हमने उसकी जगह 4,000 इकट्ठा शुरू कर दिया तो हमने उसको भी डबल करके 11,000 दे दी। 11,000 दे। अब असल प्रॉब्लम यही पैदा होगा कि 1,400 हम देना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल में कम है लेकिन नागुज़ीर है। वो जो हम देना चाहते हैं वो जीडीपी हमने कम कर दी है, बढ़ाई नहीं है। हमारी तरक्की की रफ्तार कम हो गई है, हमारा टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है। उसमें से जब हम उधर देंगे तो कभी 8वीं तरमीम का रोना रोएंगे, कभी किसी तरमीम का रोना रोएंगे। अच्छा, डॉलर की कीमत हमने आसमान पर चढ़ा दी है। हमने बाहर से कोई चीज खरीदनी है डिफेंस के लिए भी तो वह महंगी पड़ती है। हर चीज हमारे लिए मुश्किल कर दी है। और इस सूरत में हाल में बजट बनाना इनके लिए आसान नहीं है। डेट सर्विसिंग भी करनी है आपने, कर्जा भी दूसरे मुल्कों का अदा करना है। आप उसको डेफर करना चाहते हैं। डेफर करने का मतलब है कि आप कर्जे को पोस्टपोन करना चाहते हैं, तो कर लेंगे, करा लेंगे इस साल कोरोना के नाम पर और मिन्नत तरला करके कर लेंगे। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, इसकी सूरत क्या होगी, ये वो बातें हैं जिस पर हमें गौर भी करना चाहिए और देखना चाहिए क्या होगा। अब ये जो कह रहा है कि जी हफीज शेख कह रहे हैं कि ये तरक्की होगी या ये होगा, भाई इलेक्टेड वो भी नहीं है, बाकी बेचारे अभी नए। हमाद अजहर जो है मियां अजहर का बेटा है, शरीफ लोग थे ये, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है पंजाब के इलाके में, यहाँ की सियासत में भी इनका नाम है। लेकिन अभी ये इतने ट्रेंड नहीं है कि मुल्क की किस्मत के फैसले जो है मुआशी तौर पर कर सके। हम IMF के थंब के नीचे हैं इस बार भी, वही बजट बना रहे हैं और वही अपनी शराइत तय करेंगे और उसके नतीजे के तौर पर लोग रोएंगे और रोने के नतीजे के तौर पर जो सूरत हाल पैदा होगी उसके लिए ये शहबाज शरीफ को अंदर कर रहे हैं,
और ये शायद खाकान अब्बासी को भी कर सकते हैं, ये किसी और को भी कर सकते सर हैं। बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं देख रहे आप? क्या रिलीफ देंगे? वो रिलीफ जो हम बेनजीर इनकम टैक्स प्रोग्राम जिसका नाम हमने एहसास रख दिया है, उसके तहत जो कुछ पैसे देते हैं 3-3 महीने के, जो 12,000 दिए हैं, ये तो हमने 3 महीने या 4 महीने के पैसे दिए हैं। 1 महीने के जो पैसे थे उसको 4 महीने में ज़ब्त करके दे दिए। आप कितनी बार दे देंगे? 8 अरब दिए हैं कहते हैं। वो तो वही है जो कि हमारे बजट में हुआ करते थे। कोई खास हमारे पास पैसे है नहीं कि हम कुछ कर सकें, तो हम खास कोई रिलीफ जो है, कीमतें कम नहीं हो रही, चीज़ों की कीमतें कम नहीं हो रही किसी चीज़ की। गोश्त की कीमत बढ़ती जा रही है, मुर्गी की कीमत बढ़ती जा रही है, सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है, दालें महंगी हो गई हैं। वो उस दिन उठा के वाइफ मेरी कह रही थी 365 रुपए क्या माश की दाल की कीमत या क्या, तो मुझे खुद हैरानी हुई कि ये माश की दाल इतनी कीमती हो गई है। हर दाल महंगी, हर दाल महंगी। जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन तो सब्जी टके सेर हो गई। क्यों? कोई खरीदता नहीं था, खरीदने वाला नहीं था। लेकिन 7-8 दिन के बाद फिर आसमानों में बातें करने लग गए। और भाई प्लानिंग करो खुदा के वास्ते, कुछ सोचो। हम सोचा करते थे कि आज टमाटर कोयटे के आएंगे, आज सिंध के आएंगे, आज पेशावर के आएंगे, कभी कभी कुछ इंडिया से आ जाते थे, हम भेज देते थे। अब ये कि कोई चीज भी आपके कंट्रोल में नहीं, अदरक नहीं है, लहसुन नहीं है, टमाटर नहीं है, क्या गरीब आदमी खाएगा, क्या करेगा? तो मेरा ख्याल में अमीर गरीब को रिलीफ क्या मिला? ये रिलीफ मतलब इस बजट के बाद आम आदमी की जिंदगी जो मजीद तंग होना शुरू हो जाएगी। पेट्रोल आपने सस्ता किया है, लेकिन पेट्रोल मिलता नहीं, कुछ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलता नहीं क्योंकि कंपनियों ने मंगवाया नहीं था। और उसके आगे इसके नतीजे के तौर पर डीजल कम होने के नतीजे के तौर पर जो कीमतें आपकी कम होनी चाहिए थी वो कम नहीं हुई। तो आपके हाथ पले तो कुछ भी नहीं है, हाथ छोड़ के बैठे हुए हैं। हाथ है क्या है, ना पा है रकाब में वाली सूरत हाल है। तो अल्लाह खैर करे। मेरे ख्याल में इसमें कोई रिलीफ की तो कम है, मुश्किलात की तो ज्यादा है। अच्छा सर, सिंध हुकूमत ने कराची में ट्रांसपोर्ट चलाने की जो इजाजत दे दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सिंध हुकूमत हर मामले को बहुत एहतियात से देखती है। कराची बहुत फैला हुआ शहर है, वहाँ जब ट्रांसपोर्ट चलती है तो उसका पता चलता है। उन्होंने SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट जो है इंटरसिटी चलाने की इजाजत दी, लेकिन इंटरसिटी नहीं। यानी कि ये नहीं हो सकता कि हैदराबाद के लिए कराची से बस जाए, ये नहीं हो सकता सक्खर के लिए जाए, ये नहीं हो सकता सक्खर से नवाबशाह जाए, ये नहीं। सिर्फ ये कि शहरों के अंदर की ट्रांसपोर्ट चलेगी और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। सही। शहरों के अंदर जो कोरोना का प्रॉब्लम है उसमें इजाफा ही होगा, कम नहीं होगा। कम नहीं होगा, क्योंकि वही बसें भरी हुई, लटके हुए लोग। और मैं तो देखा है कराची में, मैं हादसा भी करता हूँ, मजाक भी करता हूँ कि पकड़ा हुआ है वो हैंडल और एक पाँव उस पर रखा हुआ है, एक बाहर है और सलाम कर रहे हैं, आदाब दुआ, इस्तदाद दुआ या क्या कहा करते हैं। तो वो सारी चीजें बेचारे वो क्या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इन्हीं बसों पर सफर करते करते कैसे वो सारी सूरत को काबू करेंगे? लेकिन ये है कि जो कराची के अंदर उन्होंने चलाने की इजाजत दी है, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम पैदा होंगे जो आपने शॉपिंग सेंटर और दूसरी जगह खोलने के बाद पैदा किए हैं, उनमें इजाफा ही होगा। अभी तो आपको कहीं जाना है तो शायद आप सोचो कहाँ जाऊँ, आपके पास गाड़ी नहीं है अगर, या कुछ और नहीं है। अब आपने उबर सब अलाउ कर दिए, अब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ कर दिए, तो अब आना जाना ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल में अब वो कह दी हुकूमत ने, तो कह दिया है अपनी हिफाजत खुद करो, हमारा जुम्मा नहीं, हमारा जुम्मा तोश पोश। वो सूरत हाल पैदा हो गई है। सही। सर स्टार्ट में तो जो विफाक था वो सिंध को फॉलो कर रहा था, अब सिंध पंजाब की भी अगर बात करें, अब सिंध विफाक को फॉलो कर रहा है। नहीं, उन्होंने कह दिया कि पूरे मुल्क पे एक ही होना चाहिए। और मेरा ख्याल में हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी कह दिया कि सिंध ने कि अपनी न लगाओ, हम मिलजुल के करेंगे। वो वफाक कहता रहता है, हमारी पहले राय थी कि लॉकडाउन ना करो, लेकिन सूबे कर रहे थे। और सिंध कह रहा है कि हम पहले कह रहे थे सख्त लॉकडाउन किया जाता तो अच्छा था। दोनों अपनी अपनी बातों पर सियासी स्कोर। वेलकम बैक नाज़रीन। सर बजट के हवाले से बताइएगा कि दिफाई बजट में 10% से जायद जो है इजाफे का इम्कान है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी अभी अर्ज किया कि बजट में इजाफा नागुज़ीर है। दफाई बजट में आप शुमाली वजीरस्तान से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं,
और मसाइल से शिकार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको इंडिया तंग किए हुए है, उससे आप निपट रहे हैं। और अब सूरत हाल जो है वो बॉर्डर पर और भी कशीदा हो गई है जब चीन ने आगे बढ़कर एक सूरत हाल दिखाई है। सी पैक इनको इतना खटक रहा है कि इन्होंने जो हमारा सारा इलाका जिससे सी पैक गुजरता है, गिलगित और बल्तिस्तान का, जिसको दुनिया मुतनाज़ मानती थी, अब अमेरिका समेत उसके बारे में इतराज़ात आने लगे हैं। हमने बादशाह डैम बनाना है, बादशाह डैम का कुछ हिस्सा गिलगित और बल्तिस्तान में आता है। अच्छा। हमने इस पर ये शुरू कर दिया कि ये तो मुतनाज़ इलाका है, इस पर पैसे नहीं दिए जाएंगे, जिसमें मैं कहता हूँ कि बादशाह डैम बनेगा तो चीन के पैसे से बनेगा और दुनिया का कोई मुल्क जो ना आपको पैसा नहीं देगा। अच्छा, ऐसी सूरत में चीन की पेशरफ्त लद्दाख में जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्किम पे लद्दाख में चीन ने ऐसी पिटाई की है, इंडिया की ऐसी पिटाई की है कि मजा आ गया है। अच्छा, अब ये कहते हुए अजीब-ओ-गरीब लग रहा है और लग रहा है कि जैसे बहुत कैलेस हो रहा हूँ, जैसे मैं मजाक लगा हुआ हूँ, लेकिन सूरत सचमुच ये है। डंडों से मारा पकड़ के उन्हें, हिंदुस्तान सिपाहियों को, वहां आके बैठ गए। सियाचिन सामने है, वो सियाचिन से हमने एक बेवकूफ़ी में इन्होंने एक्सपोज कर दिया था हमें, मुशर्रफ ने, और हमें हमारे वो लश्करी भिजवाए थे बेचारे जिनके पीछे लॉजिस्टिक नहीं थी। हम ओन ही नहीं करते थे कि हमारी फौज बैठी हुई है। हम ये बता ही नहीं सकते थे कि हम उनको रसद पहुंचाने के लिए कि क्या रास्ता इख्तियार करें, क्या करें, क्यों। हमने गोया वहां 21 दिन से ज्यादा आर्मी रह नहीं सकता। वो हाइट जो है 14,000 फुट से ऊपर की, वो बेचारे कई दिन रहे। और उन्होंने जिस तरह फाइट किया है, तारीख का हिस्सा है। वो तो बाद में मालूम हुआ कि हमारी लाइटर इन्फेंट्री जो नॉर्दर्न की है वो हमने भेज दी थी और उनको हमने लॉजिस्टिक प्रोवाइड नहीं की। एयरफोर्स तक को पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि उसके बावजूद ही हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर हम उस रास्ते से काट देते हैं और वो लद्दाख के ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो हमारा सारा गिलगित तो बल्तिस्तान जो है वो सेफ भी हो जाता है और जरूरी भी। इंडिया अपने हिसाब से लगा हुआ है, हम अपने हिसाब से लगे हुए हैं, और वो चाहता है गिलगित तो बल्तिस्तान की तरफ बढ़े, वो बढ़ नहीं सकता। हमारे लिए कश्मीर जो है वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहां से पानी भी आता है हमारा, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिकली ये हमारा बहुत एक नाजुक हिस्सा है। शाराय कार्यक्रम जो आती है वो सारे उसी इलाके से होके आती है। बहुत से काम वहीं हो रहे हैं, चीन की मदद से वहां हो रहा है, जिस पे अमेरिका तक चीख रहा है, कर रहा है, और हमारे लिए उसके बनना भी नागुज़ीर है। दफाई अखराजात हमारे अब ज़ाहिर इस वजह से बढ़ गए हैं। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि पहले अखराजात जो थे, जब हम 2000 बिलियन साल का टैक्स इकट्ठा करते थे तो हम जीडीपी का अपना 5,500 जो है वो डिफेंस को देते थे। फिर जब हमने उसकी जगह 4,000 इकट्ठा शुरू कर दिया तो हमने उसको भी डबल करके 11,000 दे दी। 11,000 अब असल प्रॉब्लम यही पैदा होगा कि 1,400 हम देना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल में कम है लेकिन नागुज़ीर है। वो जो हम देना चाहते हैं वो जीडीपी हमने कम कर दी है, बढ़ाई नहीं है। हमारी तरक्की की रफ्तार कम हो गई है, हमारा टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है। उसमें से जब हम उधर देंगे तो कभी 8वीं तरमीम का रोना रोएंगे, कभी किसी तरमीम का रोना रोएंगे। अच्छा, डॉलर की कीमत हमने आसमान पर चढ़ा दी है। हमने बाहर से कोई चीज खरीदनी है डिफेंस के लिए भी तो वो महंगी पड़ती है। हर चीज हमारे लिए मुश्किल कर दी है, और इस सूरत में हाल में बजट बनाना इनके लिए आसान नहीं। खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन टीवी टुडे। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा खोल दी गई है नमाजियों के लिए, मुसलमानों के लिए अच्छी खबर है? नहीं, देखिए बात यह है कि असल तो मस्जिद नबवी की है ना सऊदी अरब में, मस्जिद अक्सा तो खैर गैर के कब्जे में है और वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो सारी उसी हिसाब से चलती है जिस हिसाब से मुसलमानों का बड़ा मुल्क चलता है। तो मस्जिद नबवी का खोल जाना बहुत बहुत बड़ी बात है। मैंने वहाँ देखी नमाज का सीन टीवी पर और वहाँ तलावत होती हुई भी और वहाँ से फजर की अजान होती हुई जिस दिन खुली गई है, तो वो अजीब लग रही थी अजान, और लोग जो नमाज पढ़ रहे थे फासला छोड़ छोड़ के, वो भी एक अजीब तासुर पैदा होता है। खाना काबा में और यहाँ तो लोग कंधे से कंधा मिला होता था और इस तरह की सूरत हाल होती है। लेकिन इस सूरत हाल का होना जो है ना, ख्याल करता है कि हमारे गुनाह शायद बहुत बढ़ गए थे कि हमें अब अपनी इबादतों के लिए भी बहुत ही एहतियात करना पड़ रही है। लेकिन इसका खुलने का मतलब पॉजिटिव बात यह है कि चलिए एक तजर्बा अभी वो कर रहे हैं कि कोई खुदा ना खास्ता किससे कोई मसला पैदा तो नहीं होता, यहाँ नहीं होता, खाना काबा में नहीं होता, फिर वो सोचेंगे कि हज इस पर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि हज के होने का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि आज से 2 महीने पहले वरना इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जगह मखसूस हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, वो कुछ नहीं हुआ। और ख्याल था कि 15 रमज़ान तक इसका ऐलान होगा, लेकिन अभी तक की सूरत हाल से ये लगता है कि उस तरह हज नहीं होगा। ये हो सकता है कि वहाँ कुछ लोगों के साथ, वो शयूख के साथ और लोगों के साथ एक हज का जो था एक हल्का सा अक्स, एक झलक दिखाएं, लेकिन वो लाखों और इंसान वहाँ आके अपने खुदा के हजूर झुकते हैं, वो शायद मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक मुश्किल बात है, लेकिन एक आसानी पैदा हुई है कि अब लोग शायद उम्रे के लिए और अपनी ज़ियारत के लिए, दुआओं के लिए खाना खुदा में और मस्जिद नबवी में जा सकें और कुछ उन मुबारक जगहों पर फील कर सकें। अल्लाह करे तो कुछ अरसे के बाद ये सूरत हाल बेहतर हो जाए। सर, अमेरिका में हंगामे जारी हैं असिया फार्म जॉर्ज की हलाकत के बाद, और अब उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर जलाओ घेराव भी किया जा रहा है। असल में जी ये जो अमेरिका में जो सूरत हाल पैदा हुई है सारी ट्रंप की सूरत हाल है। ट्रंप वाइट सुप्रीमिस्ट है, वो सफेद फार्म लोगों का एक उनकी बर्तरी का कायल है और उसी के जोर पे उसने बहुत वोट लिए हैं और इसमें बहुत खुल के बात करता रहा, मैक्सिकन के खिलाफ करता रहा, इमिग्रेंट्स के खिलाफ करता रहा और ब्लैक के खिलाफ तो वो है ही। रिजल्ट से निकला है कि जब उनको एक ब्लैक को मारा है पुलिस ने, तो उसके नतीजे के तौर पर पूरे अमेरिका में जो है ना हंगामे खड़े हो गए हैं। व्हाइट हाउस में तो ये हालत हो गई थी कि ट्रंप को, यानी कि लोग ने दावा बोल दिया था कि ट्रंप को व्हाइट हाउस के एक बंकर में छुपाना पड़ा, जो खास तौर पर बना हुआ था, उन सिक्योरिटी ने वहां उसको छुपा दिया। और लेकिन वो वही कर रहा, मैं फौज ले आऊंगा। अमेरिका में फौज इस तरह नहीं, इस काम के लिए नहीं रखी हुई कि वो आके लोगों पे फायर करे या खेले, लेकिन उसने अपने लिए भी, आने वाले इलेक्शन में भी, और अमेरिका का इमेज भी जो था वो तबाह कर दिया बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये दोबारा इलेक्ट होता है, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, तो मैं समझूंगा कि मोदी के हिंदुस्तान में और ट्रंप के अमेरिका में कोई फर्क नहीं है। और अमेरिका अगर सचमुच जमहूरियत में रचे बसे लोग हैं तो उन्हें इस बार हर सूरत में ट्रंप से निजात हासिल कर लेना पड़ेगी। अगरचे उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वहाँ जो भी डेमोक्रेसी है उसमें जो सदर इलेक्ट हो जाता है उसका जाना आसान नहीं रहता। पहले सिस्टम में वजीर आजम तो बदला जा सकता है, वही पार्टी बरसकदार रहे तो बदल सकती है, यहाँ सदर नहीं बदला जा सकता, इम्पीचमेंट नहीं हो सकती, कुछ और नहीं हो सकता। आप उससे नाराज भी हों, आप उसे बुरा भी समझते हों, लेकिन वो वहीं का वहीं रहता है। ट्रंप का यही हुआ है। अल्लाह करे कि अमेरिका पर भी बेहतर दिन आए और उसके नतीजे के तौर पर दुनिया के हालात भी संभले। अच्छा सर, सऊदी अरब की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान तलाक की शरह में 30% इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं इस बारे में? तलाक की शरह सऊदी अरब में नहीं, यूरोप में भी बढ़ी है। ये मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं ना, मर्द ज़न जब इकट्ठे रहते हैं तो पता चलता है कि बड़ी मोहब्बतों की जो कहानियां थी, इकट्ठे रहने के बाद सारा उसका पोल खुल जाता है। तो यूरोप वालों ने भी कहा कि तलाक की शरह बढ़ी है, घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है। और सऊदी अरब में अगर हो गया तो हैरानी की बात नहीं है। वो इस लिहाज से शादी ब्याह के मामले में बड़े लिबरल हैं। वहाँ औरतें भी जल्दी तलाक ले लेती हैं, मर्द भी जो हैं वो उसको बुरा नहीं समझते, तलाक दे के किसी और औरत के साथ चले जाते हैं। तो ये तन्हा रहने से जहाँ ख्याल था कि मोहब्बत बढ़ेगी, वहाँ पर चला के तशद्दुद और अलहदगी की जो रुझानात है उसमें इजाफा हुआ है। और क्या कह सकते हैं इस बात को, यही कह सकते हैं। अच्छा सर, टिड्डी दल की बात करें तो काफी तबाही मचा दी है पाकिस्तान में और फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे हुकूमत के।
अमरीकी ताम तो अब शुरू हुए हैं, 10 जहाज इन्होंने मंगवाए हैं और स्प्रे भी कर रहे हैं, हर इलाके को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। फखरे इमाम बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन डेट कर दिया उन्होंने। एक लंबे अरसे से हमारे बहुत से अजला पर तटी दल के दल फैले हुए थे, और आप कहते हैं एक साउथ अफ्रीका से भी एक उसका गौल आने वाला है और उसके भी नताज नेगेटिव हो सकते हैं। वो हमें बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वरना हमारी सारी फसलें खा गए हैं। और हर रोज़ इसको ऐसे देखना है जैसे कोरोना को देखना है। हमारी मईशत पर, ज़री मईशत पर ख़ासतौर पर इसका वही असर है जो कोरोना का है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कुछ 40-50 साल के बाद ये टिड्डी दिल आया है, पहले कभी नहीं आता था, और आसमान स्याह हो जाता है जब ये आसमान पर जाता है। ऐसा है, और जहाँ बैठता है वहाँ हरियाली खत्म हो जाती है 1 मिनट के लिए। सर, तो क्या समझते हैं कि ग़िज़ाई किल्लत का भी खदशा है? खदशा है, हर चीज का खदशा है। आपकी ज़री मईशत खराब, अब आपने गंदम पे अब भी जो कीमत बढ़ी है, जो सूरत पैदा हुई है, वो आपके सामने है कि नई फसल आई है और कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ गई। इससे अंदाजा लगाइए कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं और कहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी कि हालात जो हैं वो अभी अबतरी हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमें गौर करना चाहिए। हुकूमत को अपोजिशन के साथ लड़ाई का जो रवैया है उसमें नज़रसानी करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि सब मिलकर कोरोना के ख़िलाफ़ और मईशत की बेहतरी के लिए काम करें, और इसी सूरत में पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकती है। एक तरफ कोरोना है, एक तरफ टिड्डी दल है, और दूसरी तरफ और बहुत से मसाइल हैं। ये सारे जो हैं हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अल्लाह करेगा कि हम इससे निकल जाएंगे, लेकिन दुआई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।